Hello, students. Good morning, all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we have started our revision portion right from the course book, that is the New Pathways. And in the previous class, we have just gone through the summary and the worksheet of Unit 5, and that is the Diamond Maker, right? We have gone through the summary of the chapter The Diamond Maker and also the worksheet number 5. So today we would be moving ahead with our Unit 6, that is Beyond the Veil, and we would be going through a quick summary of the drama The Red-Headed League. Okay, now एज आई होप कि आपको ये स्टोरी याद होगी, सो आई वोंट बी गोइंग इन डिटेल लाइन टू लाइन. I would be just letting you know that there are four scenes, and I would be letting you know what all things have been covered under each scene. So first, let's see the characters of this story. The first one is Sherlock Holmes, who is a famous detective. It's a fictional character, but yes, that is considered to be a famous detective. He has one friend named Dr. Watson, and his client over here in this story is Jabez Wilson. He is a red-haired shopkeeper. उसकी शॉप किसकी है? He is having a pawn shop. That means जहाँ पर प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के अगेंस्ट में लोन दी जाती है, मतलब पैसे दिए जाते हैं, ठीक है. एंड विल्सन हैज़ वन असिस्टेंट हुज नेम इज़ विंसेंट स्पॉल्डिंग, और उसका एक्चुअल नाम है जॉन क्ले. फिर डंकन रॉस है जो स्पॉल्डिंग का एकम्प्लिस है. दैट मीन्स ही इज़ द फ्रेंड ऑफ स्पॉल्डिंग हु हेल्प्स हिम इन कैरिंग आउट द क्राइम्स. एंड मिस्टर जोन्स, ही इज़ अ डिटेक्टिव फ्रॉम द स्कॉटलैंड यार्ड. So here we are going to start with scene 1. Scene 1, we are having Sherlock Holmes, Watson and Wilson. There are three of them, and there is a talk going between three of them. The scene starts from Holmes study room. ठीक है, Holmes के study room में Holmes और Mr. Wilson बैठे हुए हैं, and Mr. Wilson had brought something like a newspaper named Morning Chronicle उनके पास है, और उसमें उन्होंने एक ऐड पढ़ी थी जो वो होम्स को दिखा रहे हैं अभी, राइट. दैट द एड वाज रिलेटेड टू द वैकेंसी इन द रेड हेडेड लीग. नाउ व्हाट वाज रेड हेडेड लीग? आई होप कि आपको स्टोरी पता है, सो आई वुड जस्ट लेट यू नो कि रेड हेडेड लीग वाज समथिंग विच वाज स्टार्टेड बाय स्पॉल्डिंग, ताकि वो विल्सन को अपनी शॉप से बाहर भेज सके और वो टनल डग कर सके टिल द बैंक, राइट, बैंक तक की, ताकि वो उनके लिए जो चोरी करने का जो उनका प्लान था दैट कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली. ओके, नाउ जब ये बातें हो रही है पहले सीन में, एट दैट टाइम नोबडी नोज अबाउट इट. होम्स को भी नहीं मालूम है, विल्सन को भी नहीं पता है, या वॉटसन को भी नहीं पता है, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. रेड हेडेड लीग है जिसके लिए वैकेंसी है, और एक ऐसी एड दी गई थी कि द पर्सन वुड बी अर्निंग £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज, मतलब नेग्लिजिबल सर्विसेज देनी है. एंड द पर्सन शुड हैव रेड हेयर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हिज बॉडी शुड बी साउंड एंड मतलब हेल्दी होना चाहिए. एंड द पर्सन शुड बी अबव द एज ऑफ 21. और वहाँ पर जो ऑफिस में जो आदमी रहेगा वो होगा डंकन रॉस, राइट. एंड डंकन रॉस वॉज स्पॉल्डिंग्स फ्रेंड, वो हमको मालूम है. Now at that moment only Watson enters the house, and the talking goes between them. And while Watson and Wilson were talking, at that moment Holmes observes something about Wilson, and he says that Wilson has been to China recently, and he also has been to China, and he might be doing some writing work recently. सो विल्सन वॉज क्वाइट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि उस होम्स को कैसे पता चला, बट येस दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन स्किल्स. होम्स का ऑब्जर्वेशन पावर जो था वो बहुत अच्छा था, एंड जस्ट बाय हैविंग अ लुक एट द पर्सन ही कैन मेक इट आउट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर जो भी है, मतलब ही कैन मेक इट आउट वेरी ईजीली. इसीलिए उसने बताया कि फ्रॉम द टैटू दैट यू हैव ऑन योर हैंड, एंड also the Chinese coin which is dangling with your in your keychain, उससे पता चला होम्स को कि he has been to China. और उसका जो कफ है
राइट कफ जो है वो शाइनी है और लेफ्ट वन स्मूथ है। और वो क्यों है? बिकॉज एंड देर इज़ ऑल्सो स्मूथ पैच नियर द एल्बो। एंड वाई इज़ इट सो? वेल दैट इज़ बिकॉज ही माइट बी डूइंग सम राइटिंग वर्क और उसने अपना हाथ जो है वो डेस्क पर रखा होगा, इसीलिए उसका जो उसके जो कपड़े थे वो थोड़े घिस गए थे फ्रॉम एल्बो। एंड दैट इज़ हाउ ही मेड इट आउट कि विल्सन हाल ही में चाइना भी जाके आया हुआ है और अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने राइटिंग वर्क किया हुआ है। राइट नाउ विल्सन वॉटसन को पूछता है कि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द पेपर, सो डू यू थिंक डिड यू नोटिस द डेट एंड मंथ ऑफ द न्यूज़ पेपर? सो येस ही सेड कि उसके अंदर डेट कौन सी थी? 2 months अगो की, मतलब 2 महीने पहले वाली डेट थी। नाउ मिस्टर होम्स टेल अस अबाउट योर सेल्फ। और होम्स ने फिर कहा विल्सन को कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सो ही सेड कि उसकी एक शॉप है एट 6 कोबर्ग स्क्वायर, स्ट्रीट का नाम है, ठीक है, एक छोटी सी शॉप है। एंड ही डजेंट मेक मच मनी बट येस इट इज़ इनफ टू कीप ऑन लिविंग। उसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम है विंसेंट स्पॉल्डिंग, एंड ही वॉज द ओनली वन जिसने ये एडवर्टीज़मेंट जो है वो उसको दिखाई थी। अभी होम्स उसको बोलता है कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर असिस्टेंट। सो ही गोज़ ऑन स्पीकिंग अबाउट हिम कि ही इज़ स्मॉल एंड स्टाउट बिल्ड, वेरी क्विक इन हिज वेज, एंड ही माइट बी अराउंड 30 years ओल्ड। और उसके फेस पर एक वाइट स्कार है फोरहेड के ऊपर, एंड ही इज़ क्वाइट अ गुड वर्कर। एंड ही सेड कि वैसे तो मैं असिस्टेंट रखने नहीं चाहता था, बट एज ही एग्रीड टू वर्क फॉर हाफ ऑफ द वेजेस, मतलब आधी ही सैलरी में काम करने के लिए वो रेडी था, इसीलिए मैंने उसको रख लिया। एंड ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सेलर बिकॉज ही लाइक्स टू टेक फोटोग्राफ्स। और वो अभी हाल ही में एक अभी कैसा फोटोग्राफर है, एमेच्योर फोटोग्राफर है, ही इज स्टिल लर्निंग, एंड उसको अपना नेगेटिव्स डेवलप करने के लिए सेलर में जाना पड़ता है। सो विल्सन अलाउज हिम टू डू दैट, एंड होम सेड ओके। फिर विल्सन उसको बताता है कि ही इज़ द वन हु शोड मी द एडवर्टीज़मेंट, और वो उसको लेके भी गया था वहाँ पे। ही एकम्पनीड, मतलब वो उसके साथ गया था डंकन रॉस को मिलने के लिए। और जब वो लोग डंकन रॉस को मिले, द बॉस और यू कैन से द पर्सन हु वॉज हायरिंग ओवर देयर, उसने कहा कि विल्सन इज़ परफेक्ट फॉर द वर्क विच वॉज गोइंग टू बी डन। राइट, सो ही सेड कि तुम सारे क्राइटेरिया फिल कर रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन द वर्क फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स। एंड विल्सन कहता है ठीक है। और वर्किंग आवर्स भी कैसे थे? इट वॉज बिटवीन 10 in the morning to 2 in the afternoon, मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं था। और काम क्या करना था उसको? ही जस्ट हैड टू कॉपी सम पेजेस फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया। नाउ दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर होम्स, लेकिन विल्सन को भी उस वक्त लगा कि इट वॉज लिटिल बिट स्ट्रेंज, बट एनी हाउ उसको अगर इतने से काम के लिए अगर पैसे मिल रहे हैं, और साथ में जो उसका असिस्टेंट था विंसेंट, ही सेड कि डोंट वरी, आई विल मैनेज योर शॉप फॉर 3-4 hours, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो फिर विल्सन को लगा इट्स ओके, राइट, आई कैन जस्ट गो एंड सिट देयर एंड राइट समथिंग, जो भी लिखने के लिए देंगे, और 3-4 घंटे में अगर मुझे पूरे वीक में 4 pounds मिल रहे हैं, देन इट इज़ एक्स्ट्रा अर्निंग, राइट, सो इट इज़ रियली गुड फॉर मी। तो फिर वो ज्वाइन कर लेता है, और फिर वहाँ पे 8 weeks काम करने के बाद उसको जब वो वापस जाता है आफ्टर 8 weeks, व्हेन ही गोज़ देयर ही फाइंड्स आउट कि वो जो रेड हेडेड लीग है वो फिनिश हो चुकी है। देयर वाज वन पेपर ओवर देयर जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि रेड हेडेड लीग इज़ फिनिश्ड, दैट इज़ 21st June 1890। ओके, सो ही वर्कड ओवर देयर फॉर 8 weeks। उसको मालूम नहीं था कि ये काम वो क्यों कर रहा है। ही डिडंट फील कि ये कुछ स्ट्रेंज है, अभी पता नहीं, लेकिन जब उसको ये लेटर मिलता है एट दैट टाइम इट मेक्स हिम फील स्ट्रेंज कि ऐसे कैसे सडनली बंद हो गया। देन ही गोज़ टू द नेक्स्ट बिल्डिंग, वो जहाँ पे काम करता था उसके बाजू वाली बिल्डिंग में, और वहाँ जाके पूछता है कि हैव यू हर्ड अबाउट दिस, आर यू फेमिलियर विद द पर्सन नेम मिस्टर रॉस? तो वो जो आदमी होता है वहाँ पे वो उसको बोलता है कि नो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग्स एंड वी आर नॉट इवन फेमिलियर विद मिस्टर रॉस। इनफैक्ट उनको किसके बारे में पता था? मिस्टर विलियम मॉरिस के बारे में, जो एक सॉलिसिटर है, मतलब लॉयर है। उन्होंने ही वो जो हेडेड लीग वाला जो ऑफिस था वो उन्होंने ही रेंट पर लिया हुआ था।
एंड उसने जो फॉरवर्डिंग एड्रेस दिया था वो एड्रेस पर मिस्टर विल्सन जाता है. एंड व्हेन ही गोज देयर ही फाइंड्स आउट कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं. दैट प्लेस जो एड्रेस में था दैट वॉज टोटली वैकेंट, नो बडी वॉज देयर. एंड नाउ विल्सन को ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वाई ही केम टू होम्स. ओके, नाउ जब वो होम्स को मिलने आए थे, उस दिन सैटरडे था, तो उन्होंने विल्सन को कहा कि तुमको तुम्हारा आंसर मंडे तक मिल जाएगा. ओके, सो दैट वॉज सीन 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीन 2. द सीन 2 इज़ आउटसाइड द सेक्सकोबर्ग स्क्वायर, जहाँ पर होम्स अपने फ्रेंड वॉटसन के साथ जाता है. कहाँ पर? उनके शॉप पर, विल्सन का जो शॉप है वहाँ पर. किससे मिलने जा रहे हैं वो लोग? स्पॉल्डिंग से मिलने जाते हैं वहाँ पे. और वो वहाँ पर पूरी जगह को ही इज़ जस्ट गोइंग थ्रू द प्लेस. ही जस्ट वांटेड टू नो कि वाई वॉज विल्सन स्पॉल्डिंग वर्किंग ओवर देयर फॉर हाफ वेजेस, राइट. तो वहाँ पे वो इधर उधर घूमता है और उसको मतलब उसके दिमाग में पहले से ये बात आ गई थी कि शायद विल्सन कुछ ऐसी स्पॉल्डिंग कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है विल्सन की शॉप में जिसकी वजह से उसको वहाँ से उसको बाहर निकालना रहता है. एंड उसकी शॉप में ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि वो चोरी कर ले, है ना. तो कोई और रीज़न होगा, इसीलिए वो उसके आसपास का जो एरिया होता है सेक्सकोबर्ग स्क्वायर के आसपास का एरिया, उसके आगे पीछे का जो स्ट्रीट है वो चेक करने के लिए जाता है. ही सेड दैट आई विल जस्ट गो देयर एंड रोम अराउंड बिकॉज आई नीड टू सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. और जब वो वहाँ पर पहुँचता है और स्पॉल्डिंग को बाहर बुलाता है जस्ट टू सी हिम कि वो क्या है, कैसा दिखता है, राइट. सो व्हेन ही कॉल्स हिम आउट, वो नोटिस करता है कि उसके पैर जो है वो काफ़ी गंदे हैं. ओके, एंड हिज ट्राउजर्स आर फिल्ड विथ मड. And that's where he just gets a hunch that he might be digging something, या फिर कहीं ऐसी जगह पर है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मड है, ठीक है. और फिर वो समझ जाता है, इसीलिए वो वॉटसन को कहता है कि एक काम करना, तुम रात को आ जाना मेरे घर पर 10 o'clock. I have something to tell you. Okay, and then the scene 3 starts in the bank. ठीक है, अभी ये बैंक कहाँ पर थी? द बैंक वॉज in the quite near to the जेबेस विल्सन्स शॉप. ठीक है, जो शॉप थी विल्सन की सेक्सकोबर्ग स्क्वायर पर स्ट्रीट के ऊपर, वहाँ पर पास में ही एक बैंक थी. और ये चीज़ विल्सन ने होम्स ने नोटिस कर ली थी पहले से. सो उसने मतलब बैंक के जो मैनेजर थे उनसे बात की थी. एंड ही ऑल्सो कॉल्ड वन पुलिस, दैट इज़ मिस्टर जोन्स, राइट. उसको भी बुला के रखा हुआ था घर पर, सब लोग घर पर ही थे. एंड फ्रॉम देयर दे वेंट टू द बैंक. अभी बैंक में जाके उनका जो स्ट्रॉन्ग रूम था, स्ट्रॉन्ग रूम मीन्स द प्लेस वेयर दे कीप द व्हाट यू कैन से द प्रेशियस आइटम्स ओवर देयर, राइट. पैसे भी वहाँ रखते होंगे, फिर जो ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर रखते हैं. तो वो लोग वहाँ जाके बॉक्सेस के पीछे छुप गए. द प्लान वॉज to catch the thief who is going to come for robbery. Okay, अभी वो सारा प्लान जो था वो होम्स के दिमाग में ही था, राइट. और उसको मालूम था कि जो भी आदमी है वो उधर ही आएगा चोरी करने के लिए. एंड ही मेड दिस थिंग क्लियर जस्ट बाय रोमिंग अराउंड द सेक्सकोबर्ग स्ट्रीट, क्योंकि वहाँ पर वो जब घूम रहा था तब उसने देखा कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से स्पॉल्डिंग विल्सन की शॉप में काम कर रहा है. तो वहाँ पे उसको दिखता है ये बैंक. तो उसको पता चलता है कि जैसे कि ये जो क्या कहते हैं शॉप है, राइट, विल्सन की, वो विल्सन की शॉप और जो बैंक है दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ टनल. एंड दैट्स व्हाट होम्स थॉट ऑफ कि शायद यही है. इसीलिए वो बैंक में जाता है और वहाँ पे वो लोग वेट करते हैं. किसका वेट करते हैं? दे आर वेटिंग फॉर द थीफ टू कम ओवर देयर, राइट. सो होम्स सबको बोलता है कि यू नीड टू कीप क्वाइट. और जो पुलिस है मिस्टर जोन्स, ही हैड ऑलरेडी केप्ट 2-3 पुलिस आउटसाइड द विल्सन्स शॉप. विल्सन के शॉप के बाहर थे और ये लोग तो बैंक में थे ही, राइट. ताकि अगर कोई आदमी विल्सन की शॉप से भागने का ट्राई करे तो बाहर 2-3 आदमी खड़े होंगे तो वो उसको पकड़ लेंगे.
Okay, and suddenly when they were waiting for the thief, some light came from the underground, मतलब जहाँ पर वो लोग खड़े थे स्ट्रॉन्ग रूम में, राइट, वहाँ पर सडनली ऐसा लग रहा था कि कहीं से लाइट आ रही है, और फिर धीरे से एक आदमी ने मतलब ऊपर जो स्टोन रखा हुआ था, राइट, स्टोन का जो फ्लोर था उसमें से एक स्टोन उसने हटाया, एंड ही केम अप। ओके, एंड उसके बिहाइंड एक और आदमी था। ठीक है, अभी जो पहले चढ़ा वो आदमी कौन था? जॉन क्ले, मतलब विंसेंट स्पॉल्डिंग। ही वॉज द सेम पर्सन। और जॉन क्ले जो है वो पहले से ही काफ़ी सारे क्राइम कर चुका है, इसीलिए शर्लॉक होम्स को पता था कि ये जॉन क्ले ही है। ठीक है, सो he caught that person, and while he just caught him, जो उसका फ्रेंड था डंकन रॉस, राइट, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि डंकन रॉस कौन था, वो स्पॉल्डिंग का फ्रेंड था, राइट, तो वो भी उसके साथ ही था चोरी में। तो उसको लगा कि वो तो बच ही जाएगा क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था। सो होम्स ने उसको कहा, डोंट वरी, विल्सन के शॉप के बाहर भी 2-3 आदमी खड़े हैं, वो उसको पकड़ लेंगे, और हमने तुमको पकड़ लिया है, राइट। सो the case was solved over here. So in the scene 4 we are just going to notice कि क्या हुआ और कैसे हुआ होगा, right? So let's see that. Now scene 4 is the problem is solved, right? और वो लोग वापस अपने घर में बैठे हुए हैं, शर्लॉक होम्स और उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा हुआ है। और ये जो होम्स है वो अपना पूरा जो उसने जो सोचा था, राइट, कि उसने जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की, ही जस्ट एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग, कि ही सेड कि ऐसा कुछ था ही नहीं, देयर वॉज नो सच थिंग कॉल्ड रेड हेडेड लीग। जो विलन्स थे उनको क्या था कि विल्सन जो है वो शॉप से बाहर चला जाए, ही हैज़ टू गो आउट फॉर सम आवर्स सो दैट दे कैन गेट द टाइम। अभी उसको करना क्या था, व्हाट दे वांटेड टू डू बाई बाइंग द टाइम फ्रॉम विल्सन, या फिर विल्सन को शॉप से दूर क्यों रखा गया था? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक टनल, राइट। सो वॉटसन ने कहा, ओके, सो स्पॉल्डिंग ही जॉन क्ले है, राइट, और तुमको कैसे पता चला ये चीज़? तो उसने कहा कि आई सस्पेक्टेड व्हेन स्पॉल्डिंग वॉज हैप्पी टू वर्क फॉर हाफ वेजेस, राइट। और वो क्यों हाफ वेजेस में काम करेगा, और वो सेलर में क्या करता था जाके? सो उसको लगा कि येस, ही माइट बी डगिंग टनल ओवर देयर टू अनदर बिल्डिंग। नाउ ही नीड्स टू फाइंड आउट कि वो कौन सी बिल्डिंग है जहाँ पर उसको जाना है, या फिर जहाँ से उसको कुछ एडवांटेज मिलने वाला है, राइट। एंड दैट्स द रीज़न ही वॉज स्टिकिंग ही वॉज हिटिंग द ग्राउंड विद द स्टिक आउटसाइड द शॉप, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना था कि वो टनल किस डायरेक्शन में बना रहा है। येस, सो वॉटसन ने कहा, हाँ, अब मुझे पता चला कि तुम सेलर के फ्रंट में कहा क्यों ऐसा, मतलब बार बार ग्राउंड पर स्टिक को हिट कर रहे थे। येस, होम्स ने कहा, येस, आई जस्ट वांटेड टू नो कि सेलर शॉप के पीछे था, एंड आई वांटेड टू सी द मैन। और जैसे ही उसने स्पॉल्डिंग को देखा, उसको पता चल गया कि ये कोई और नहीं, ये जॉन क्ले ही है, और उसके कपड़े भी वैसे ही गंदे थे। दैट मीन्स कि अब तो कंफर्म हो गया था कि वो टनल ही डग कर रहा था, राइट। एंड जब होम्स वहाँ पे गया था, राइट, एज आई टोल्ड यू, कि वो सेक्सकोबर्ग स्ट्रीट पर गया, और फिर उसके आसपास की जो स्ट्रीट्स थी या जगह थी, वहाँ पे जाके वो फाइंड आउट कर रहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से स्पॉल्डिंग को एडवांटेज मिल सकता है, राइट। तब उसने ये बैंक देखी थी, एंड व्हेन ही सॉ दैट बैंक, एवरीथिंग वॉज क्लियर इन हिज माइंड। उसको पता चल गया कि ये जो आदमी है वो टनल बना रहा है, और वो टनल कहाँ जाएगा? डायरेक्टली बैंक में, राइट। तो वॉटसन ने उसको पूछा कि लेकिन तुमने आज ही रात को क्यों प्लान किया? यू माइट हैव प्लान सम अदर डे, और वी कुड हैव गॉन ऑन मंडे, राइट। सो होम सेड कि नो, अभी रेड हेडेड लीग की जो ऑफिस थी वो बंद हो गई है ना। सो टनल इसका मतलब रेडी हो गया था, इसीलिए अभी उसको जॉब पर रखने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी वो दिन कौन सा था? सैटरडे था। सो नॉर्मली द बैंक्स शट डाउन अर्ली ऑन सैटरडे, और संडे खुलती नहीं है। सो थीव्स के पास वो 2 दिन का टाइम होता है जब वो भाग सकते हैं पैसे लेके, राइट। इसीलिए उन्होंने सैटरडे का ही प्लान बनाया था, और होम्स ने भी उसी रात को उनको पकड़ने का प्लान बना लिया। सो this is the story, and I hope that you understood this play and you also enjoyed the play. If you have any doubts, you can ask me on my personal WhatsApp number. Now
These are the exercises which you have to do it, and for practice you can write the answers of reading 1 and reading 2 in your notebook again. Okay, प्रैक्टिस के लिए आपको ये दोनों एक्सरसाइजेज जो है रीडिंग 1 और रीडिंग 2 वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. यू नीड टू गो थ्रू वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन ऑल्सो, but yes, we are going to look for the grammar from your worksheet. So I request you students to take out your worksheet and we would be going through the worksheet. Okay, so students, let's see the worksheet number 6, Beyond the Veil. I have already sent you the answers and the PDF for it. So we'll just go through the grammar portion. It's conditional sentences with if. Now conditional sentences contains of two clauses. One is independent and the second one is dependent. और जो dependent clause होता है वो begin होता है if से. ठीक है. If is used to show the condition. Normally when we talk, right, जब हम ऐसा बोलते हैं कि if you study hard you will score good marks, right, तो यहाँ पे एक होता है condition. क्या है condition? कि if you study hard and what would be the result? That you will score good marks, right? So जो condition होता है वो हमारा dependent clause होगा और जो result आएगा वो होगा हमारा independent clause. I hope कि आपको dependent और independent पता होगा because we have already studied the phrases and clauses, right? Now whenever we are writing two clauses, ठीक है, जब भी हम दो clause लिखते हैं तो there is a comma separating the two clauses. If the first clause is dependent clause, अगर हमारा पहला clause जो है वो if से start होता है, that means वो हमारा dependent clause हुआ, तो उसके बाद हम लोग comma डालते हैं and after that we can write our independent clause. The dependent clause with if shows condition and the independent clause shows result of the fulfillment of that condition. That means अगर आपकी ये condition fulfill होती है तब भी आपका रिजल्ट आएगा. नाउ नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक होता है रियल और दूसरा होता है अनरियल. रियल में एक आएगा जनरल ट्रूथ, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच कैन बी ट्रू, एंड द सेकेंड इज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब फ्यूचर में ये चीज़ होने के चांसेस है. एंड अनरियल में एक आता है हमारे विशेस, अनरियल विशेस जो कभी फुलफिल नहीं हो सकते हैं. एंड सेकेंड वुड बी द अनरियलाइजेबल पास्ट विशेस, मतलब अगर कुछ चीज़ हमने पास्ट में गलत की है, राइट, तो हम ऐसा विश करते हैं कि शायद हमने ये चीज़ नहीं किया होता तो ये रिजल्ट नहीं आता, राइट. सो दैट टू थिंग्स, एक फ्यूचर की अनरियल विश और पास्ट की, ये दो आते हैं अनरियल के अंदर. और रियल में आता है जनरल ट्रूथ जो लॉजिकली पॉसिबल है, राइट, और दूसरा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स फ्यूचर में वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है. ओके, हियर यू हैव टू मैच टू हाफ्स ऑफ द सेंटेंसेस करेक्टली इन द टेबल बिलो. सो द फर्स्ट वन, इफ़ यू वॉच TV फॉर टू लॉन्ग विदाउट अ ब्रेक, what is going to happen? Your eyes will hurt. Now this is a general truth, right? ये क्या है हमारा general truth है. If we fail to control population growth, the problem of unemployment in our country will get only worse. This is future possibility, right? क्योंकि population growth control में नहीं है और वो क्या हो सकता है, उसकी वजह से unemployment बढ़ सकती है, right? If I could travel to the moon, I would bring back a piece of rock as a souvenir. Now this thing is something unreal, right? Unreal wish you can say. नॉट एवरीबडी कैन गो ऑन मून, राइट, कोई थोड़ी ना बाजू में है कि प्लेन में बैठ के चले गए, है ना. सो दैट इज़ अनरियल विश. एंड द फोर्थ वन, इफ़ यू हैड बीन वेयरिंग अ सीट बेल्ट यू वुडेंट हैव बीन इंजर्ड. नाउ इफ़ यू सी दिस फोर्थ सेंटेंस, वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पास्ट में सीट बेल्ट पहना होता तो तुम इंजर्ड नहीं होते, ठीक है. सो यू कैन मेक इट आउट कि ये जो स्टेटमेंट्स है from the previous exercise, which one describes a situation in the past and talks about something that did not happen or cannot happen, तो वो आएगा D. Which statement describes a future situation which is possible, उसमें आएगा B. Which statement describes a situation which is general truth, so उसमें आएगा
A. And which statement describes a future situation that is unlikely to happen? तो उसमें आएगा C. ठीक है, अभी ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो तुमको याद रखना है. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ्स, मतलब फैक्ट जो होता है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो कंडीशन होगा, मतलब इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट में, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लिखेंगे विल प्लस बेस वर्ब. बेस वर्ब का मतलब हमारा पहला वाला फॉर्म है ना, V1. ठीक है, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, या फिर इट विल मेल्ट. इट मेल्ट्स और इट विल मेल्ट. ठीक है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू हीट आइस, हीट इज सिंपल प्रेजेंट, तो हमने उसके साथ विल प्लस मेल्ट लगाया हुआ है. ठीक है, नाउ अगर आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है इट इज़ रिगार्डिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो उसमें हमारा कंडीशन जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो विल प्लस बेस फॉर्म होगा, मतलब सेम ही रहेगा. ठीक है, जनरल ट्रूथ और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों का फॉर्मेशन सेम रहता है. क्या होता है, कंडीशन में आप इफ़ लगाओगे और आपका जो वर्ब होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो रिज़ल्ट होगा उसके अंदर आपको विल प्लस बेस वर्ब लगाना होगा. ठीक है, जैसे कि V1. ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वन, विच इज़ अनरियल विशेस ऑफ फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटीज़. जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर अवर कंडीशन कुड बी इन सिंपल पास्ट, या फिर कुड लिखा हो और बेस वर्ब लिखा हो, या फिर वर्ब के साथ एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है. ठीक है, तो उसमें जो हमारा कंडीशन रिजल्ट होगा वो वुड प्लस बेस वर्ब होगा. ओके, कंडीशन के 3 फॉर्म होंगे अनरियल विशेस के लिए. पहला है सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि इफ़ आई वन द लॉटरी. यहाँ पे इफ़ आई वन द लॉटरी, दैट इज़ अवर पास्ट टेंस, है ना, अभी जो पॉसिबल नहीं है. तो आई वुड बाय अ कार. अभी सेकेंड वाला कुड प्लस बेस वर्ब यूज़ किया है. इफ़ आई कुड टॉक टू एनिमल्स, कुड. आई वुड हैव 100 पेट्स एट होम. ठीक है, आई वुड हैव 100 पेट्स एट होम. वुड प्लस हमारा बेस वर्ब है हैव. ठीक है, और जो तीसरा है उसके अंदर हमने एडजेक्टिव प्लस इफ़ आई वर ए मिलियनर, सो यर यहाँ पे यूज़ हुआ है वर प्लस अ एडजेक्टिव यू कैन से विच इज़ डिस्क्राइबिंग और विच इज़ टॉकिंग मोर अबाउट आई. ठीक है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे वुड प्लस बेस वर्ब. तो आपको ध्यान रखना है कि अनरियल विशेस 3 तरीके की आ सकती है कंडीशन. उसमें सिंपल पास्ट में हो सकता है, या फिर कुड प्लस बेस वर्ब हो सकता है, या फिर वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, और आपका जो रिजल्ट होगा वो आप लिखोगे वुड प्लस बेस वर्ब में. ठीक है, एंड द लास्ट वन ओवर हियर इज पास्ट विशेस दैट कैन नो मोर बी रियलाइज, मतलब जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. तो उसके अंदर आपका जो कंडीशन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, मतलब हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल. ओके, और आपका जो रिजल्ट होगा इट कुड हैव, कुड और वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. कुड और वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, आई हैड वन. आई वुड हैव बॉट अ कार. वुड लगाया है, उसके बाद हैव है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल है बाई का, है ना. समझ में आया? सो आई होप कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया है. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ओवर हियर. So fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket. If I were not so busy, I would go and watch the final match tomorrow. So here students, which category does it belong?
It belongs to unreal wishes. ठीक है. The second one, if they had insured their goods, they would have been compensated. They would have been compensated for their loss by the insurance firm. Now here they are talking about past wishes जो fulfill नहीं हो सकती है, right? Third one, if my mother comes back from office early, we will visit my grandmother. So this is general truth, right? Or you can also consider it as future possibility. ठीक है, future possibility भी गिन सकते हो आप. I would have told you if I had seen him anywhere. This is again past wishes. If they had invited me for their child's birthday, I would have surely gone. This is again past wishes. ठीक है, कि अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं जाती, राइट? आई वुड हैव गॉन. My sister will receive me at the airport only if she manages to get the car. So this is again future possibility, you can say, right? If you cannot do it, nobody else can. This is general truth. You can consider it as general truth. And the next one, if my car is not repaired by this evening, I will have to take the bus to work tomorrow. So this is future possibility. Okay, students, this is future possibility. I will tell you my marks only if you tell me yours. So यहाँ पे if जो condition है वो हमने बाद में लिखा है, right? और ये फ्यूचर जनरल ट्रूथ में भी आ सकता है या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी में भी आ सकता है. यहाँ पे रिजल्ट पहले है, आई विल टेल यू माई मार्क्स ओनली इफ़ यू टेल मी योर्स. कंडीशन बाद में है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस एक्सरसाइज एंड यू हैव टू राइट द exercise 4 by yourself. And we are just going to have this worksheet till here, okay? Because the remaining portion is related to second section, which we are not taking in our syllabus. So students, I hope that you are clear with this. Thank you and have a good day.